The views and opinions expressed on this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of producer, editor, or channel. The content is for informational purposes only and should not be considered as professional advice. No part of this podcast may be reproduced without permission. नमस्कार, मैं सुनीता सरकार इन्फो टॉक्स के एक नए और दिलचस्प एपिसोड के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे लाइव डिबेट को इतना सपोर्ट किया। एक नए और दिलचस्प डिबेट के साथ बहुत ही जल्द हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अंडमान से जुड़ी हुई ज्वलंत मुद्दों पर आप किस विषय पर चर्चा चाहते हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे इन्फो टॉक्स आपको सीधी और सटीक जानकारी दे सके। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हाजिर है जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में उनका नाम ही अपने आप में एक परिचय है। देश ही नहीं, दुनिया भर की सबसे बड़ी राजनीतिक दल में अपना स्थान राष्ट्र कार्यकारिणी समिति में जिन्होंने दर्ज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशाल जॉली जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना भरपूर योगदान दिया। पूर्व अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने संगठन को काफ़ी मजबूती दी। साथ ही साथ जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में भी उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया पार्टी को मजबूत करने में, और होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रहे। विशाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद जी बुलाने के लिए। विशाल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक जीवन में तो काफ़ी आपका लंबा अनुभव रहा है, मगर हम उस मोमेंट को जानना चाहेंगे जिससे प्रेरित होकर आपने राजनीति में आने का फैसला लिया। राजनीति में आना मेरा पसंदीदा फील्ड था, पॉलिटिकल फील्ड मुझे पसंद था। और जब 2090 का समय था, जैसा डेवलपमेंट देश में चल रहा था, राजनीतिक डेवलपमेंट, राम जन्मभूमि मूवमेंट, कश्मीरी विस्थापितों को दोबारा बसाने का विषय, कॉमन सिविल कोड, ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन्होंने मुझे प्रभावित किया था। और मुझे लगा था कि मुझे भी इन मूवमेंट्स को मजबूती देने के लिए अपना जो भी छोटा सा जितना भी योगदान मैं कर सकूं मुझे करना चाहिए। और ऐसा ही मैं अकेला नहीं, अंडमान में और भी युवा साथी थे हमारे जिनको ये लगता था, और तब से ही हम लोग राजनीति में आने का निर्णय किए थे। और एक विचारधारा को लेकर ही राजनीति में प्रवेश किए। जब यहाँ पे अंडमान में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तभी से हम लोग साथ में हैं। उस समय तो कभी कोई सोचा भी नहीं था कि हम कभी पावर में आएंगे या हम कोई पंचायत भी जीतेंगे, और वैसा स्थिति था। बहुत छोटा पार्टी था, कुछ लोग थे, और विष्णु जी हमें नेतृत्व दे रहे थे उस समय से।
आपने युवा साथियों का कहा कि उस समय आपके युवा साथी भी थे, उनमें से कुछ युवा साथियों का नाम आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मांगेराम जी थे, शेर सिंह भाई थे, बम्बू फ्लैट से एक नव कुमार बद्रा थे, वासु जी थे, राजेश लाल जी भी बहुत पहले से पार्टी में है विमलडीगंज से, विजयन मनारघाट से, बाजार से भी लिंगावेलू जी थे हमारे पहले अध्यक्ष, उनका परिवार जी। जुड़ा था। तो आइलैंड्स में भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता थे, कम थे लेकिन थे हर जगह। थे। हाँ, विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और उस समय जोश भी बहुत था। आडवाणी जी का रथ यात्रा, पूरा भारत में एक राजनीतिक पर पार्टी में बहुत कुछ गठित हो रहा था, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे थे देश का विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति से। हाँ, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बस ऐसे ही चलते चलते राजनीति के ही हो गए, पार्टी के ही हो गए। और आज आप एक चेहरा बन चुके हो राजनीति के जगत में। ग्रास रूट से लेकर आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर तक का सफ़र हासिल किया है राजनीति में। तो अपने इस सफ़र को आप किस तरह से लोगों के सामने शेयर करना चाहोगे? हाँ, ये काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। वैसे हमारा परिवार तो कोई राजनीतिक परिवार है ही नहीं, तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा फैमिली में कभी भी पॉलिटिकल चर्चा और ये सब है। सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, माता जी भी, पिताजी। शुरू में तो बहुत झिझक था परिवार को कि अरे बेटा ये एक फील्ड में जा रहा है जिसमें क्या कुछ सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, जाना है तो पिताजी ने बहुत समर्थन किया। हाँ, यूनिट से शुरू किया, मैं बम्बू फ्लैट यूनिट में था मैं पहले, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट, फिर युवा मोर्चा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, चलते चलते फिर स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बने। जिला परिषद का चुनाव आ गया, चुनाव लड़ा तो पहली बार वहां से हम लोग जीत गए, बहुत कम वोट में लेकिन जीत गए। उस समय एक ही जिला परिषद हुआ करता था? हाँ, एक ही जिला परिषद था, मतलब मध्य उत्तरी अंडमान का अलग जिला परिषद नहीं हुआ था, एक ही जिला परिषद था जिसमें पूरा कैम्बल बे से लेके डिगलीपुर और साउथ अंडमान पूरा आता था। हाँ, तो ये काम में थोड़ा सा कुछ कुछ समाज के लिए ऐसा लगता है मन में कि हाँ कुछ कुछ अच्छा हुआ। विवेकानंद जिला परिषद विद्यालय का सोच आया तो सांसद थे हमारे विष्णु जी, और हम लोगों ने चर्चा किया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भी था, मैं चेयरमैन था, जिला परिषद का चेयरमैन होता है। उस समय का आप स्थिति थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं आप लोग भी कि गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो जाए मिडिल नॉर्थ या कहीं तो कोई जाना नहीं चाहता। आज भी लोग जाने के लिए हाँ, जाने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां का एजुकेशन स्कूलिंग में और शहर का स्कूलिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और एजुकेशन सिस्टम में ये डिफरेंस किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। इसी को भांपते हुए हमने ये फैसला किया था कि क्वालिटेटिव एजुकेशन का अधिकार गांव के बच्चों को भी है। अब हर कोई तो शहर में लाके अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल। गरीब किसान मच्छी वाला ये अपना बच्चों को यहाँ नहीं लाके पढ़ा सकता। क्वालिटी एजुकेशन उसका डोर स्टेप तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए जिला परिषद ने यह कदम उठाया था। शुरुआत में हमने 5 स्कूल के लिए विवेकानंद केंद्र विद्यालय से बातचीत किया कि भाई एमओयू हम साइन करेंगे। मैं फिर कन्याकुमारी गया था, कन्याकुमारी जाके एमओयू ड्राफ्ट किया, उनके जो अधिकारियों से मिलके फिर एमओयू साइन हुआ, और 5 स्कूल का नींव जो है रखे। जो छोलदारी एक साथ, मतलब 2 महीना 3 महीना के डिफरेंस में जैसे जैसे लैंड अलॉट होता गया, हमारा छोलदारी में स्कूल हुआ, उसके बाद कदमतला, और उसके बाद बसंतीपुर, डिगलीपुर, पहलगांव, ऐसा 5 जगह। फिर वो स्कूल का काम शुरू हुआ और शुरुआत भी किया। ये सब 1 साल के अंदर में रूरल रोड्स में
खुशी होता है कि मतलब वो साल भर का कार्यकाल, उससे पहले मैं उपाध्यक्ष था, उसके बाद अध्यक्ष बना, 2 साल के बाद जब हम टूर में जाते थे तो कहीं भी खड़ा हो जाओ रोड में तो एक ना एक काम जिला परिषद का दिखता था। कोई भी तरफ आप देखोगे तो हाँ एक काम, हाँ ये काम हमारा जिला परिषद का किया हुआ है। और आज जब हम वो स्कूल के पास से गुजरते हैं या कभी कभी वहां चले जाते हैं, बैठते हैं, तो बच्चों का जो आवाज खेलने का और स्कूल का, ये मन को बहुत शांति देता है। एक स्मृति आपको याद आ जाती है। हाँ, काम है, बस काम ही बोलता है, काम ऐसा होना चाहिए कि उससे आपका मन को शांति मिले। तो ये स्कूल जो 5 स्कूल किए हैं, उसके बाद और भी बढ़ना चाहिए था। 1-2 स्कूल और बढ़ाने का प्रयास भी अभी बाद में हुआ है, बम्बू शोर पॉइंट में और कहीं कहीं। इसके बाद से जो है ना, कई लोग जो है ना अपने बच्चों को ले जाते हैं वहां पढ़ाते हैं स्कूल में। थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुझे लगता है, बहुत ज्यादा नहीं भी तो वो रूरल एरिया में उसको अच्छा स्तर तक लाने में थोड़ा सा योगदान शायद रहा हो। हाँ, तो इसका एक खुशी है। बहुत से काम और भी करने थे, लेकिन जिला परिषद का अपना एक समय होता है, अपनी सीमाएं होती है। और उस समय मुझे ये बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि पूरी प्रशासन का भी समर्थन मिला। इंजीनियरिंग विंग खड़ा किया हमने, पूरा जिला परिषद का, PRIs का पूरा, एक भी इंजीनियर नहीं था हमारा इसमें। पूरा चीफ सेक्रेटरी से लेके उस समय के अनिल बैजल साहब थे, उस समय चीफ सेक्रेटरी हमारे, पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि गवर्नर, कांग्रेस का अपॉइंटी गवर्नर था। लेकिन काम जब सही हो और उद्देश्य सही हो तो सभी लोग साथ देते हैं, ये मुझे पूरा लगता है। और मेरा तो सभी ने साथ दिया। इवन कांग्रेस के जो जिला परिषद मेंबर थे, उनका पार्टी उनको कहता रहा कि ये डिसीजन विवेकानंद केंद्र के साथ MOU कर रहे हैं आप लोग, ये क्या है, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इस तरह सब नाम दिया कांग्रेस। लेकिन उसके सभी मेंबर, 100% मेंबर अंदर में मुझे समर्थन करते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने बाकी जो है ना मिशनरी के स्कूल्स और बाकी स्कूल सबको ऑफर दिया था, आप भी आइए आगे, आप भी आगे आइए, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने ये नहीं किया। तो ये तो मेंबर्स जानते हैं कि भाई सबको बराबर मौका दिया गया। विवेकानंद केंद्र आगे आया उनके साथ। लक्ष्य साफ था आपका। हाँ, विजन क्लियर होना चाहिए और सबको लगना चाहिए नहीं है, लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य साफ है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, तो ठीक, सब लोग साथ देते हैं। राजनीतिक जीवन में आपका बहुत लंबा पड़ाव रहा है। जैसे आपने बताया कि यूनिट प्रेसिडेंट से आपने शुरुआत की थी और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार आप प्रदेश अध्यक्ष अंडमान निकोबार के रहे। और इसी दौरान मैं आपसे कुछ पीछे की बातें पूछना चाहूंगी। और हमारा चैनल काफी दिन से आपको तलाश रहा है, ट्रेस कर रहा था बिल्कुल, कि कब आप हमें मौका दोगे, और आज हमारे लिए वो मौका मिल गया है। हम बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की, जहां एक सिटिंग MP जो हमारे विष्णुपद राय जी उस समय लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, उनका टिकट जो हमारे केंद्र के पार्लियामेंट कमेटी है उन्होंने काटकर सीधे आपको सौंपा था। तो उस समय जो एक सिटिंग MP का टिकट काटा जाता है तो एक अलग माहौल बना रहता है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो पार्टी के अंदर भी क्या कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ था, और उस समय आपके ऊपर क्या प्रेशर्स थी? नहीं, वो तो मैं अपना केंद्रीय पार्टी का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि उन्होंने उतना बड़ा विश्वास उस पर दिखाया। हाँ, ये जरूर था कि बहुत समय कम मिला, 15 दिन का ही समय था पोलिंग का। हमारे तो जब टिकट डिक्लेयर हुआ, मैं अंडमान आया तो शायद दूसरा दिन या तीसरा दिन तो नॉमिनेशन खत्म होने वाला था। उन्होंने फटाफट नॉमिनेशन भरा, और अंडमान की स्थिति आप जानते हैं कि कैम्बल वे से लेके निकोबार, फिर डिगलीपुर, छोटा छोटा पॉकेट, 40 घर 30 घर, लेकिन सब जगह पहुंचना है जो प्रत्याशी होता है। तो ये 15 दिन में पूरा अंडमान को कवर कर लेना सिर्फ
यात्रा ही हुआ, बिल्कुल। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर घूम ही पाया था। और उस समय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मतलब ऐसा चल रहा था अलायंस का भी सेंट्रल में कि डीएमके और टीडीपी, जिनका अपना यहाँ पे थोड़ा पैठ है, यहाँ पे उनके वोटर्स हैं, वो दोनों का अलायंस जो है कांग्रेस के साथ, हमारे साथ नहीं था। और जब भी हम यहाँ चुनाव जीते हैं तो टीडीपी या डीएमके या कुछ फ्रैक्शंस हमेशा हमारे साथ रहे हैं। मार्जिन हमेशा कम रहा है, कम होता था यहाँ पे, कोई बड़ा मार्जिन से तो चुनाव नहीं जीते। तो 15 दिन के अंदर में सब कुछ को समेटना ही चाहिए, थोड़ा सा उसमें कहीं चूक रहा होगा। और चुनाव का पोलिंग डे को अगर आप ले, 15 दिन का मैं कैंपेनिंग टाइम बोल रहा हूं, 17 दिन यानी पोलिंग के जो 2 दिन पहले तो कैंपेन बंद हो जाता है, 17वां दिन जो है पोलिंग हुआ। लेकिन मैं अंडमान के लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय से कि इतना बड़ा समर्थन, पहला बार मैं चुनाव लड़ रहा था बिना कोई अलायंस, कोई नहीं, लेकिन उन्होंने दिया और मैं 1407 मात्र वोट से पीछे रहा चुनाव में। यानी कि 708 वोट अगर इस तरफ होता तो हम चुनाव जीत जाते। लेकिन जनता का जो मैंडेट है, जो जनता का फैसला है, उसको हम स्वीकार किए, दूसरा दिन से फिर काम में लगे। और जहां तक पार्टी के अंदर का विषय, ऐसा नहीं है, सबने काम किया, मैं तो यही मानता हूं, सबने अपना पूरा योगदान दिया। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर किसी सिटिंग एमपी का टिकट कटता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में भी दल होते हैं, तो ये शायद आप नहीं, ये तो मैं नहीं मानता। हमारा पार्टी यूनाइटेड है, हम लोग हमेशा साथ एक साथ काम किए हैं। जब भी विष्णु जी को टिकट मिलता रहा, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे तब से उनका झंडा, उनका फोटो लेके घूमते रहे। पहला बार सा इलेक्शन मुझे याद है जब हम लोग को 5000 वोट मिला था, उस समय करीबन मैं 17 साल का था, पहला इलेक्शन विष्णु जी लड़े थे। तो उस समय सेक्रेटेरिएट में हॉल में काउंटिंग होता था, तो हम लोग बाहर रहते थे, बाहर बैठे रहते थे। तो जब इतना ही वोट मिलता था, हम लोग सोचते हम लोग जीतने वाले हैं, पूरा काम करते थे। तो कमती उम्र था, मतलब रोने होने लगेंगे, तो फिर सब आके समझाते थे बड़े लोग, अरे ऐसा नहीं है, 5000 बहुत है वोट। तो अगला बार फिर 15,000, 30,000, फिर 45,000, ऐसा करके हमेशा से बहुत लंबा समय का पार्टी के साथ एसोसिएशन रहा, संगठन के साथ एसोसिएशन रहा, और सबसे बड़ा विचारधारा के साथ एसोसिएशन रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, संगठन के साथ हैं और हमेशा है, विचारधारा के साथ है। और हमारे चुनाव में एक और मेरे लिए थोड़ा परिस्थिति ऐसा बना थोड़ा कि 3 बार कुलदीप जी चुनाव हार चुके थे मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट, और 3 बार वो चुनाव हारने की वजह से एक सिंपैथी भी लोगों में उसके लिए था कि अरे 3 बार हार गया है, एक बार उसको भी मौका दे देना चाहिए। तो वो भी था, ये भी उनके लिए प्लस एक उनको एक सिंपैथी मिल रहा था। और ये मुझे अनुभव था कि मुझे लोगों में थोड़ा सा लग रहा था कि पब्लिक के बीच में चुनाव में तो हमेशा से हम लड़ते रहे तो पता है होता है, तो ये भी एक था अंडरग्राउंड। लेकिन उसको भी बहुत दूर तक हमने न्यूट्रलाइज करने का कोशिश किया, तभी जाके हम लोग सिर्फ 1407 वोट पीछे रहे। बहुत लोगों का समर्थन मिला और हर कौम का समर्थन मिला मुझे, ये सबसे बड़ी बात। माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, सारा धर्म के लोग, सारा कम्युनिटी के लोग, मछली वाले, कुली, लेबर, सफाई कर्मचारी, सबका समर्थन जो है ना, मतलब हर तरफ से वोट आया। मतलब कोई भी ऐसा बूथ नहीं था जहां में मुझे नकार दिया गया। जो मुस्लिम बूथ्स है जहां पे बीजेपी को बहुत कम वोट मिलता रहा है, आप हमारा वोट का पैटर्न उठा के देखिएगा, मुस्लिम बूथ्स में भी मुझे वोट्स मिले हैं। ज्यादा कम मैं नहीं बोलता, वोट मिले हैं। मतलब पीपल एक्नॉलेज्ड आवर प्रेजेंस, बीजेपी का प्रेजेंस, और ये मैं मानता हूं कि मेरा सफलता है। और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में तो रिकॉर्ड वोट, पहला बार बीजेपी कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले। मैं तो भाषा और ये सब का राजनीति में इसलिए मानता नहीं हूं कि कोई लोग भाषा और धर्म देख के वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जो है ना, मतलब डिगलीपुर और मिडिल नॉर्थ पूरा में जो वोट से मैं लीड करके आया, उस चुनाव तक 2019 का पहले तक किसी भी कैंडिडेट को, भले वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो,
वहां से इतना बड़ा समर्थन नहीं मिला था। आमतौर पर मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, आमतौर पर ये माना जाता है कि जो बंगाली कैंडिडेट, वही उसी पे आप मैं बोल रहे हैं अपना ना? मुंह से किसी तो भी भाषा का नहीं, ये लोगों का अंदर एक धारणा है कि जो बंगाली कैंडिडेट होते हैं, नॉर्थ एंड मिडिल ज्यादातर बंगाली पार्ट है, तो वहां से वोट संख्या ज्यादा है। लेकिन आपने जैसा कहा कि किसी ने भाषा या जाति को देख करके वोट नहीं, भाषा और जाति को देखकर लोग वोट करते ही नहीं है, कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं जो अपना फायदा के लिए भाषा को यूज करते हैं। भाषा या धर्म का इस्तेमाल ये नेता लोग करते हैं, ये पब्लिक नहीं करता है। पब्लिक अगर करता होता तो मैं बहुत सारे उदाहरण है ना। नील में हमारा मलयाली कैंडिडेट प्रधान जीत गया, वहां में मलयाली फैमिली नहीं है, 2-4 फैमिली को छोड़ के। ऐसे कई बंगाली जगह रांची कैंडिडेट जीत गया, रांची जगह है बंगाली कैंडिडेट जीता। मैं तो नॉन बंगाली हूं, लेकिन उनके बीच उठता बैठता हूं, बरसों से अपना संपर्क रहा है काम का, पार्टी का। कई उनका दुख मुसीबत में खड़ा होना, उनका जिला बनाने के जहां बात हुआ, मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान जिला को अलग करने का, उसका एजिटेशन ही मैं किया था, मैं अध्यक्ष था उस समय। जितना बातें हो, जितना उनके लिए लड़ना हो, खाली मैं ही नहीं लड़ रहा था, और भी बाकी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के भी नेता हैं, वो लोग भी लड़े हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहला बार है कि जब किसी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है मिडिल एंड नॉर्थ, जो बंगाली डोमिनेटेड एरिया है, वहां से सबसे ज्यादा वोट लेके आया। आमतौर पर अंडमान में ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। अंडमान नहीं, किसी भी जगह ये चीज नहीं है। मोदी जी को कौन पसंद नहीं करता है बताइए? मोदी जी को कौन प्यार नहीं करता? अमित शाह जी को कौन प्यार नहीं करता? योगी जी को कौन प्यार नहीं करता? आज नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, सब उनको अपना सिर में बैठा के घूम रहे हैं। कोई भाषा देख रहा है क्या? कोई क्षेत्र देख रहा है क्या? कोई नहीं देखता है। देश के लिए काम करना है, देश का काम जो वो कर रहा है उसका नीयत साफ है, बस लोग यही देखता है। मोदी जी का नेतृत्व क्लियर है, क्लियर विजन है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ देश के लिए। पूरा समय अपना जितना विवेक है, बुद्धि है, शरीर में ताकत है, जितना घंटा काम करने का है, वो सब देश के लिए 100%। बस सारा देश उसके साथ खड़ा है, उनके साथ। विशाल जी, ये तो आपने 2019 के चुनाव के बारे में अपना अनुभव और कार्यशैली को बताया, लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बावजूद भी आपने लगातार प्रयास जारी रखा, लोगों के बीच बने रहे, और 2024 का जो इलेक्शन आया तो उसमें फिर एक रिवर्स हुआ। उस समय जिनका टिकट काटा गया था विष्णुपद राय जी का, एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया। हालांकि आप बहुत कम मार्जिन से उस वक्त 2019 के इलेक्शन में हारे थे, तो उस समय का क्या प्रतिक्रिया रही आपके, और पार्टी में किस तरह से आपकी नई जिम्मेदारी बनी? प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सीट ये पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी का है, नेशनल कमेटी का अधिकार है, नेशनल लीडरशिप का अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि देखिए आपका योगदान को किसी ने अंडरमाइन कर दिया। सीट इज ए वेरी डिफरेंट इशू, एंड योर रिकॉग्निशन, योर प्लेस इन द पार्टी इज ए वेरी डिफरेंट इशू। इसको इससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सीट देने के समय बहुत सा क्राइटेरिया को देखना पड़ता है उनको, वो देखें, कई मापदंडों को उन्होंने समझा होगा। और हमसे बहुत ज्ञानी लोग, हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी लोग हैं ऊपर जो लोग बैठे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी देखी होगी कि उनको लगा कि इस बार जो है विष्णु जी को देना चाहिए टिकट, तो उनका फैसला का सम्मान किया हम लोगों ने। बहुत से कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ जुड़े थे, उनको दुख हुआ, या ये तो होता है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। और काम कभी भी टिकट के लिए नहीं किया मैंने, 19 के पहले भी, 19 के बाद भी। काम तो समाज के लिए, पार्टी के लिए किया हूं। सीट तो बाई प्रोडक्ट है, कहां पहुंचना है, कहां है, ये ऊपर का लोग डिसाइड करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तो जब सीट विष्णु जी को मिला तो थोड़ा सा, तो आप सभी जानते हैं अंडमान में जो बाकी कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ जुड़े हुए, होता है ना, पर्सनल कनेक्शन हो जाता है लोगों से, तो दुखी थे। उसके बाद उनको समझाया गया, मैंने अपना खुद डीपी में लगाया कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, व्यक्ति दूसरा है, सेकेंडरी है, बहुत दूर है। और उसके बाद सबको समझा बुझा के सबको काम में उतारे, चारों तरफ काम हुआ और सब मिलजुल कर काम किए, बहुत अच्छा विजय हुआ, परिणाम भी बहुत सुंदर हुआ। विशाल जी, राजनीतिक अनुभव तो बहुत लंबा आपका रहा है, ये द्वीपवासी और सभी जानते हैं।
और इस लंबे अनुभव में आपने अंडमान निकोबार का हर एक कोने का दौरा भी किया है। आज हमारे द्वीपों में बहुत बड़ी एक ज्वलंत एक मुद्दा निकल के आया है, जो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित आज के डेट में एक ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। और आप आज लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के जो राहुल गांधी जी भी हाल ही में उनका दौरा हमारे द्वीपों में हुआ था, और उसके बाद से ये सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। तो मैं बात कर रही हूँ GNI प्रोजेक्ट की। आपके हिसाब से जो GNI प्रोजेक्ट है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि द्वीपों के लिए वो किस रूप में उस प्रोजेक्ट को हम देख सकते हैं? देखिए, ये तो एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा निवेश अंडमान में तो पहले कभी सोचा ही नहीं किसी ने। पूरी अंडमान निकोबार का, खास करके निकोबार का तो पूरा नक्शा बदलने वाला है। पूरी उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन है। 80,000 करोड़ का निवेश एक छोटा सा जगह में बहुत बड़ा मायने रखता है। और देखिए, आपको याद होगा जब से ये प्रोजेक्ट का चर्चा चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को कभी कांग्रेस पार्टी ने ही हाँ ये प्रोजेक्ट होना चाहिए ऐसा कहा था, लेकिन उसके बाद कोई जमीन में कार्यवाही नहीं हुआ उसको लागू करने के लिए। मोदी सरकार ने सोचा, मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया, सरकार ने इसको काम को बहुत दूर तक लेके गया, जमीन में उतरने वाला है। तो जब GNI प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि ये GNI प्रोजेक्ट होना चाहिए, उस समय से लेकर परेशानी हुआ कुछ लोगों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट से देश का सुरक्षा भी जुड़ा है, और एक ऐसा देश जो अपना आप को हमारा परमानेंट दुश्मन मानता है, चाइना, उसका ये जो इंडियन ओशन में जो हमारा प्रेजेंस हो जाएगा कैंबल वे में, जो गलाथिया में GNI प्रोजेक्ट के द्वारा 50 से 60% उनका सामान, उनके जहाज, ऑयल वाले जहाज यही पॉइंट से गुजरना है। आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को क्लेरिफाई करेंगे कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट के 3 चरण होने वाले हैं, मैं उसी में आ रहा था। पहला तो ये करीबन 2047 में जाके कंप्लीट होगा, 2025 में शुरू हुआ है, करीबन 22 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। 3 फेज है इसका। है पहला फेज 2025 से 35, करीबन 10 साल चलने वाला है। 72.12 स्क्वायर किलोमीटर में इसमें काम होगा। दूसरा फेज जो 2036 से 41 तक चलेगा, यानी 5 साल, इसमें 45.27 स्क्वायर किलोमीटर में काम होगा। फेज 3 जो 2042 से लेकर 47, 5 साल चलेगा, 48.71 स्क्वायर किलोमीटर में काम होगा। टोटल 166.10 स्क्वायर किलोमीटर में काम होगा। ये सिर्फ एक टर्मिनल, पहला तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, टर्मिनल आएंगे बहुत बड़ा, 14.2 मिलियन 22 इक्विवेलेंट यूनिट, इन्हें MTU कहा जाता है। इसका इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा ये। इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा जो पीक आवर में 4000 पैसेंजर को एट अ टाइम हैंडल कर सकते। इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, पैसेंजर टर्मिनल ये होगा। इसके साथ में पावर का बड़ा भारी क्राइसिस, पावर चाहिए तो 450 मेगावाट का गैस और सोलर पावर प्लांट लगेगा। पावर का जो आपने बोला, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि हाल ही में हमारा एक डिबेट, ओपन डिबेट हुआ था इसी मुद्दे को लेकर, और उसमें कई सारे सवाल आ रहे थे कि आज हम पूरा आइलैंड, हमारा पूरा
ये द्वीपवासी पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। तो आज जब वो चीज को फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है आपका सरकार, तो आगे इस पर देखिए, सरकार तो बहुत पहले फुलफिलमेंट कर दिया, प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दिया, पैसा भी भेजा 50 मेगावाट एलएनजी प्लांट का। अब मैं बोलूंगा तो फिर वो ये यहाँ लोकल मैनेजमेंट सही होना चाहिए ना, जमीन लेके बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, लोगों के अंदर कंफ्यूजन। देखिए उस समय का जो प्रशासन था, जो भी था, मोदी जी के मुंह से निकला विषय, मोदी जी ने यहाँ अनाउंस किया, पैसा भेजा, वो प्रोजेक्ट अगर जमीन में नहीं हो पाता है तो इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है ना, इसका जिम्मेदार तो कहीं पे लेथार्जी है। आपका क्या मानना है कि जनता जो भुगत रही है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसके जिम्मेदार है, या प्रशासन उसका जिम्मेदार है, या सरकार? देखिए, हर चीज नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है, हुआ भी बहुत कुछ है। आपका एयरपोर्ट टर्मिनल बना, इतना सुंदर टर्मिनल बना, आपका कदम तालाब वाला जो ब्रिज है एटीआर में वो बना, इतनी सारी जो सरकारी नौकरी आई, जो पूरा देश भर में जो एक अभियान चला, उसी तरह से अभियान अंडमान में भी चला है ना। हजारों लोग को जो है नौकरी मिला बिना कोई भेदभाव का, एकदम साफ सुथरा ढंग से नौकरी हुआ, सिलेक्शन हुआ, ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल। ओएफसी केबल, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, है ना, तो जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं इसका बारे में कभी हमने सोचा था कि हम दिल्ली की तरह, कलकत्ता की तरह जो हम ये यूज कर सकते हैं? ये तो एक मानसिकता है, जो भी है, हुआ है, हाँ, उस हुआ पर चर्चा नहीं करते। नहीं, चर्चा करना पड़ेगा ना, खाली देखिए उस पे ही बात किया जाता है। एक चार्ट पेपर लगाइए, उसमें एक काला बिंदु लगा दीजिए, आपको क्या दिखेगा? वो काला स्पॉट ही दिखेगा, बाकी व्हाइट पोर्शन देखते नहीं है। अच्छा, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, भाई टर्मिनल बिल्डिंग हो, भारत का पैसा लगा, सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा लगा, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी उसमें पॉजिटिव रहा ना, प्रशासन का भी योगदान रहा है। हर चीज में प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन गलत है, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये जो रिक्रूटमेंट हुआ हजारों लोगों का, इसको कौन करवाया? केंद्र ने इंस्ट्रक्शन दिया, साफ सुथरा तरीका से रिक्रूटमेंट होना चाहिए। मैं तो बधाई दूंगा यहाँ के प्रशासन को, एक आरोप किसी अफसर पर कोई नहीं लगा सकता, हजारों नौकरियां आई। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। जो पुल का निर्माण हुआ उसमें भी बहुत सारे क्लियरेंसेस थे, जो लोकल क्लियरेंसेस थे, सब तो दिया है ना। हाँ, कुछ चीजों में कुछ इश्यूज आए हैं, जैसे पावर का एक समस्या अंडमान में है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो क्या है ना कि सारा काम अब ब्रॉडली देखेंगे तो 80 काम हुआ होगा, तो 20 नहीं भी हुआ है। दो जगह में कमी रहा है, ये मैं मानता हूं, कमी रहा है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भारत सरकार ने नहीं दिया या भारत सरकार ने प्रोजेक्ट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। प्रशासन का भी कुछ मजबूरी रहा होगा, क्या था, जमीन का लिटिगेशन था, क्या था, मुझे तो नहीं लगता कि क्या इशू था। बट एलएनजी को लेके अब तो मामला क्लियर हो गया, 50 मेगावाट का हम एलएनजी लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ का भी पावर इश्यूज, क्राइसिस सुधर जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं, बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ गए नहीं है पावर प्लांट में। जो पुराना जमाना का जो जनरेटर चल रहे हैं, चलते एक सूर्य चक्र आया था, वो भी जो है ना, मतलब बाद में बंद होके चला गया। छोटे छोटे जनरेटर्स लाए गए, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचा गया। इसी का वजह है जो हम लोग अभी भुगत रहे हैं। तो आज हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, 50 मेगावाट एलएनजी प्लांट आएगा तो ये लॉन्ग टर्म वाला जो इशू है ये सॉल्व होगा। इसके बाद भी सोचना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारे जो सोलार जो इस घर में और बड़े बिल्डिंग्स में, ये सबको भी ज्यादा पीछे लग के करवाना चाहिए। आपने जो जीएनआई प्रोजेक्ट में कहा कि वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो सुविधा मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके साथ साथ और क्या क्या जीएनआई प्रोजेक्ट में शामिल है? देखिए, पूरी टाउनशिप है, बहुत बड़ा टाउनशिप आएगा और पूरा एक नया शहर वहां पे बसाया जाएगा। और इसमें बहुत सारा प्रश्न लोग कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये कैसे होगा। भाई, ट्राइबल को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट किया है सरकार ने। उनको 1000 कुछ स्क्वायर मीटर जमीन ज्यादा भी दे रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ ना, लोगों सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, तो ट्राइबल को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
ये बेकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। भाई मैं तो पूछना चाहूंगा ना कि आप कैम्बल बे का एक निवासी को पकड़ के पूछिए, किसी एक को भी, क्या प्रोजेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो खड़ा होकर बोलेगा हमको प्रोजेक्ट चाहिए। नहीं, हमने जो, और मैं ये बोलता हूं आपको, कैम्बल बे का निवासी नहीं, अगर अंडमान का एक भी जो देशभक्त नागरिक है, अगर आप उससे पूछेंगे, अगर उसका मन में देश का प्रति प्रेम है, तो वो एक ही वर्ड में बोलेगा कि प्रोजेक्ट चाहिए। ये सिर्फ सामरिक दृष्टि का नहीं है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पूरा भारत का सुरक्षा के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। और ये आना चाहिए। इकोलॉजी, इतने पेड़ कट जाएंगे तो हम पेड़ लगा भी रहे हैं ना भाई। हमारा 7 लाख पेड़ काटने की हम बात चल रही है। 90% फॉरेस्ट कवर है। हमने एक पेड़ माँ के नाम में लगाया हमने, और जो सरकार का प्रोजेक्ट था, काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है अंडमान निकोबार ने इसमें। और इसमें भी हम कर रहे हैं, दोबारा पेड़ वृक्षारोपण करेंगे जो जो जितना जगह कटेगा। हम जो है 1.82% सिर्फ आइलैंड का फॉरेस्ट लैंड को रिकवर कर रहे हैं। 90% फॉरेस्ट कवर है अंडमान में सिर्फ 1.82, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 50,000 नौकरी आने वाला है। उसमें भी मैं आऊंगा। और उसके बाद हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्लान किए हैं कम से कम 97.30 स्क्वायर किलोमीटर में, 97.30 स्क्वायर किलोमीटर। वो कंपनसेटरी, हाँ, वो हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में होगा। आपके पास तो जगह ही नहीं है। यही मैं, आपके पास तो जगह ही नहीं है फॉरेस्ट लगाने का। 90% तो फॉरेस्ट कवर है, 10% में तो आप सब रहते हैं, 9% में हम लोग सब रहते हैं। तो ये बेकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, हॉर्मुज अभी आया एक इशू, देखे ना आपने, जिसके पास समुद्री नाकाबंदी होता है, जो देश के पास, जो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी, जो रूट से ट्रेड रूट है, उस पर जिसका कब्जा होता है, वही राज करता है। वो पूरा बाकी देशों को भी प्रभावित कर सकता है, और बाकी देश को उसके साथ आके खड़ा होना पड़ेगा अगर वो अपना देश में तेल, गैस, बाकी चीजों का स्मूथ सप्लाई चाहते हैं। आज जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं, वो तो भारत में मोदी जी की सरकार है जिन्होंने अभी तक मैनेज किया है। दूसरे देशों का हालत देखिए आप, तेल का दाम कहां है, लोग होटल बंद हो रहे हैं, सब कुछ बंद हो रहा है। यहाँ तो गैस आपके घर तक भी, हमारे घर तक पहुंच रहा है बराबर। बिल्कुल। आप गाड़ी चला रहे हो, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि थोड़ा कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो। उसमें भी वो भी फॉरेन करेंसी के लिए, वो भी फॉरेन करेंसी जो हमारा ड्रेन हो रहा है, इसके लिए बोला उन्होंने। तो उन्होंने तो मैनेज किया ना अभी तक का। तो इस तरह का एक पॉइंट है ये इंडियन ओशन के ऊपर जो बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट के जो क्षेत्र है, जो पॉइंट है, जो कैनाल है, जिस जगह से गुजरेगा जहाज, 60% चाइना का जहाज, तेल और बाकी माल का जहाज इस क्षेत्र से गुजरता है। हमारा अपना कंटेनर, हमारा अपना जहाजों को जाना पड़ता है बंडे टोटा, श्रीलंका में। दूसरा देश हमारा पैसा लेके जा रहा है, हमारे पास जगह है, हमारे पास समुद्र का एक्सेस है, हमारे पास उतना डेप्थ वाला स्थान है जहां पे हम अपना यूनिट बना सकते हैं, कंटेनर यार्ड बना सकते हैं। हमें रोका जा रहा है बनाने की। कहने का ये तात्पर्य है कि सक्षम है भारत। बिल्कुल सक्षम है ना, लेकिन काम करने दे तब तो। राजीव जी को एक बार आए थे, वो तो अंडमान आए हैं। राहुल जी, यहां पे इतना बड़ा बड़ा प्राकृतिक आपदा हुआ है ना, सुनामी आया, कई सारा डिफिकल्टीज से हम गुजरे हैं। आज तक वो कभी जहमत नहीं उठाए अंडमान आने का, कि अंडमान भी है भैया, जहां आप लड़ते हैं। 5-5 बार आपका सांसद रहा है यहां से, 5 से भी ज्यादा ना, शायद 7-8 बार रहा होगा, लगातार भी रहे हैं उनका सांसद। यहां पर लोग, ठीक है, बीजेपी जीतने से भी उनको वोट मिलता है ना, वोट तो लोग देते हैं, उनके समर्थन के भी लोग हैं। कभी उन्होंने अंडमान आने का तकलीफ नहीं उठाया। लेकिन भाई जीएनआई प्रोजेक्ट को हम तो ये सोच रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी आ रहे, अंडमान को कोई तोहफा देंगे, अंडमान का विकास के लिए कुछ बात होगा, या यहाँ की कोई और भी ज्वलन समस्याएं हैं ना बहुत सारी, इस पर वो कुछ बोलेंगे। लेकिन वो तो आके जाने के बाद पता चला कि उनके वीडियोस से, और समुद्र के किनारे टहलने का उनका 2-4 वीडियोस आया है, उससे पता चला कि
वो तो जीएनआई प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए आए थे। उन्होंने तो ये भी एलिगेशन लगाया कि उनको ग्रेट निकोबार जाने से मना किया गया, उनको काफी रोका गया, कौन मना करेगा, परमिशन नहीं दिया गया। ना कौन परमिशन देगा, क्यों परमिशन है? आप हिंदुस्तानी है भाई, हिंदुस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई नहीं रोकता है। रोका तो आप गए कैसे? तो इसमें एक चीज बड़ा ही मतलब देखो, समझना पड़ेगा आपको। एक तकलीफ सबसे बड़ा पूरा विश्व में चाइना को है ये प्रोजेक्ट को लेकर, और पूरा कांग्रेस पार्टी ये प्रोजेक्ट को रोकने के लिए लगा है। अब बाकी चीजें आप समझदार है, आप समझिए बात। और उसके लिए वो घर से उठ के राहुल जी, जो आज तक अंडमान के बारे में कभी बात नहीं की, पहुंचे नहीं, वो पहुंच गए यहाँ कैंबल में, पहुंच गए प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। भास्कर साहब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। और हम तो अपना नेता से बात करते हैं, वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब पूरा प्लान्ड वे में उन्होंने वो मीटिंग की है कि लोगों को इसका नैरेटिव बनाने के लिए। अदानी अदानी अदानी, क्या अदानी जी? ओपन टेंडर हुआ, ग्लोबल टेंडर हुआ, पार्टिसिपेट करो। जो पार्टिसिपेट करेगा, जो बिड में सक्सेसफुल होगा, उसको काम मिलेगा। तो इसमें ये मलाइन करने का मोदी जी को क्या मतलब है भाई? कौन क्या प्रोजेक्ट लेके किसको मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है? काम होना है, बिल्कुल क्वालिटी वर्क होना है। तो ये सब नैरेटिव बनाने का जो है तरीका है कांग्रेस, और किसके पैसों के दम पे या किस देश के इशारे पर वो ये कर रहे हैं, ये जनता को समझना पड़ेगा। और मैं तो आह्वान करता हूं, देखिए प्रोजेक्ट जो है फेस वाइज है। अगर किसी भी फेस में ऐसा लगता है कि भाई ट्राइबल्स का हक को मारा जा रहा है, ट्राइबल को डिस्प्लेसमेंट नहीं करना था, डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपके पास कोर्ट का रास्ता खुला है। आपके पास बाकी सामाजिक जितने भी फोरम्स है, वो सारे फोरम्स है, एनजीटी है, बाकी है, आप जाइए, उसमें कोर्ट है, आप जाइए कोर्ट में। 25 साल, हाँ चलिए, 20-22 साल का प्रोजेक्ट है, 3-3 फेस है। आप डर क्यों रहे हैं? प्रोजेक्ट को शुरू करने से आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? अगर हम प्रोजेक्ट चलने दें, जो रास्ते में जो कठिनाई आएगा उसको दूर करते जाएंगे। विषय कंपनसेशन का भी आया, मैं देखा हूं, आप पूछने के पहले मैं बता रहा हूं। विषय आया कि वहां में जो जमीन लिया जाएगा उसका कंपनसेशन कम है, बात करें, उसके लिए बात किया जा सकता है, सरकार से बात कर सकते हैं। सांसद जी ने भी बात उठाया संसद में, पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, हमारे भी तरफ से भी इसके लिए बात कर सकते हैं, करेंगे। हमारा मकसद वही था कि लोगों का जो असुविधा है और लोगों की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाया जाए, आपके सरकार तक पहुंचाया जाए। सुनिए, आप एक बात मैं कैंबल वे के लोगों से, पूरा अंडमान का लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, एक ही बात पूछता हूं बस, अपना दिल में हाथ रख के बोलिए, मोदी जी कोई भी गरीब ट्राइबल हो, कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी इंसान का साथ कभी बुरा कर सकते हैं क्या? बोलिए, आपका दिल क्या जवाब देता है? मैं गारंटी लेता हूं, मैं बोलता हूं, कोई गलत काम ना ट्राइबल के साथ उसका कोई भी हक को मारा जाएगा ना। कंपनसेशन वाला मामला में आप दुखी हैं तो उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें देश और हमारा एक बहुत बड़ा शक्ति बन जाएगा। भारत इंडियन ओशन में हमारा प्रेजेंस कई गुना बढ़ जाएगा। भारत का सुरक्षा के लिए, देश को दुनिया में शक्तिशाली देश बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके साथ हर देशवासी को और हर अंडमान के लोगों को, हर निकोबार के लोगों को खड़ा होना चाहिए। कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट है जिनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफी जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और इकोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में ये काम करेगा। तो बोलने के लिए तो बड़े बड़े टर्म्स बनाए जा सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट और जो इकोलॉजी है, इसमें एक बैलेंस करके चलना है, और बैलेंस करके हमारा सरकार हमेशा हर काम को बैलेंस करके, अरे मोदी जी के सरकार से ज्यादा इकोलॉजी और पर्यावरण के बारे में कभी कोई सोच सकता है? कोई सोचा है? एक एक वन्य जीव का संरक्षण के लिए, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, और जंगल को बचाने के लिए, जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जितना कीनली कर रहे हैं, दोबारा रिवर को रिजुविनेट करना है, रिवर के, गंगा के बगल में
जो है ना पेड़ लगाने का, आपका यमुना को फिर से उनका पानी जल स्तर को सुधारने के लिए, जमीन का लिए क्या खाद डालना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है, जो चीज जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं, इससे ज्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट मोदी जी से बड़ा कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है क्या? है? ये सब कहने की बातें, इसके बीच में फॉरेन फंडिंग है। इस बात को समझिए, देश मजबूत होगा, देश शक्तिशाली हो रहा है, दूसरे शक्तियों को तकलीफ हो रहा है, दूसरे देशों को, दूसरे देश, वही दूसरी जो देश की शक्ति है, जो देश है, इनको तकलीफ होगा, लाजमी है। भारत मजबूत होगा तो चाइना पाकिस्तान को तकलीफ होना ही है, और उनके जो हिमायती है उनको भी तकलीफ होना लाजमी है। तो ये आपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो भी असुविधाएं हैं उस पर जरूर भारत सरकार पुनः विचार करेगी। इसमें देखिए, ये प्रोजेक्ट को लाने से पहले ही बहुत सारे चरणों में एनवायरमेंटल स्टडीज हुए हैं, 30-40 तो चरण वो खाली एनवायरमेंट के इन्होंने तय किया। एनजीटी ने कई सारी केसेस गई थी, एनजीटी ने इसको ऊपर संज्ञान लेके एनजीटी ने सबको डिसमिस किया है। तो सारा चरण में बात हुई है, सब लोगों से बात हुआ है, सब लोगों से चर्चा हुआ है। उसके बाद में एनवायरमेंट के कई इंपैक्ट स्टडीज, और ये जो प्रोजेक्ट चलेगा ना, उसमें भी चरण वाइज, स्टेप बाय स्टेप एनवायरमेंटल स्टडीज होंगे। EIA के सारे इंपैक्ट स्टडीज जो है ना, चरण वाइज होंगे। ये इतना काम हुआ, 10% काम हुआ, अभी एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सब ठीक है, हाँ, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार आपसे ज्यादा चिंता करेगा। जैसा कि आपने बोला कि सारे तरह के स्टडीज हुए हैं, लेकिन कई सारे आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि मात्र 7 दिन में ही रिपोर्ट सबमिट किया गया, और बिना कोई कंसर्न के वहाँ के जो पब्लिक है उनको कोई पब्लिक हियरिंग किए बिना, या ट्राइबल्स को जबरदस्ती जो उनका NOC है वो सब जबरदस्ती लिया गया। तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? सब बोलने की बात है मनगा। अच्छा, अगर किसी कंसल्टेशन नहीं हुआ तो कोई तो खिलाफ ही नहीं है प्रोजेक्ट का। कैम्बल बे में एक भी व्यक्ति प्रोजेक्ट का खिलाफ नहीं है, तो क्या कंसल्टेशन का बात कौन कर रहा है? राहुल जी कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहा है ना। कैम्बल बे के लोग तो इसके साथ खड़े हैं, और ट्राइबल जो चेयरमैन और जो उनके जो कैप्टन होते हैं उन सबसे बात किया गया, उन सबसे सिग्नेचर है, सारे चीज में उन्होंने अपना सहमति दिया है। अब आप उसको बाद में पोक करोगे, अलग अलग से जाके दूसरा एनजीओ की तरफ से उनसे मिलोगे, तो राहुल गांधी जी उनको वो हाथ कराएंगे पीठ में कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। बेचारे जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, सीधा साधा जो लोग है, उनको कंफ्यूज करने का काम कर रहा है कांग्रेस, उनको भटकाने का काम कर रहा है कांग्रेस। ये बड़े देशभक्त लोग हैं ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। मैंने भी काम किया जी, बहुत काम किया हूं मैं ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, निकोबार के अंदर, बाकी सारे जगह में पहुंचने वाला, जाने वाला, लगातार संपर्क रखने वाला मैं व्यक्ति हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने पहले ही अपने शब्दों में कहा हाँ, जहां 10 ट्राइबल का भी घर है वहां भी पहुंचा हुआ व्यक्ति हूं मैं, एक बार नहीं कई बार, मेरा भी संपर्क है। कोई ट्राइबल तो इसके बड़े ही देशभक्त कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी। देश का नाम आने से सबसे पहले अपना घर का हथियार उठा के लड़ने वाला कम्युनिटी भारत का ट्राइबल कम्युनिटी रहा है, हर जगह देखिएगा। तो ये सब उनके नाम पे ये शोर मचाने का काम है, शोर शराबा बना के एक एटमॉस्फेयर को गंदा करने का काम कर रहे हैं, एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ, प्रोजेक्ट के खिलाफ बनाने का, सबसे ज्यादा तो प्रोजेक्ट के खिलाफ बनाने का काम कर रहे हैं। और आज जब साइन हो रहा था, भास्कर जी कहां थे उस समय, राहुल जी किधर थे? लगा इनको होने वाला नहीं है इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अब जैसी लगा कि अरे जमीन में आने वाला है, बस कहां से फोन आया है, किसको कौन सा देश से आता है, ट्रंक कॉल पता नहीं। विशाल जी, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूवर्स को आप जरूर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और कितना आपने बताया है, क्लियर किया है, लेकिन 2 लाइन में एक आह्वान हम आपसे पूरे पब्लिक के लिए। मैंने कहा है ना कि बेझिझक मोदी जी के सरकार मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखे, पूरा अंडमान का जनता प्रोजेक्ट का साथ खड़ा हो, देश को ताकतवर भारत बनाने के लिए सामरिक दृष्टि से और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए
पूरा हर एक देशभक्त अंडमान निकोबार का लोगों को प्रोजेक्ट के तहत खड़ा होना चाहिए। विश्वास रखिए, मैं इधर ही हूं, हम सब इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं। जब जब आपका कोई कंफ्यूजन आएगा बताइए ना, हम लोग फिर आएंगे ना, बात करेंगे ना, कौन जगह कंफ्यूजन आ रहा है, कौन जगह प्रॉब्लम आ रहा है, बात करेंगे ना। कौन भाग रहे हैं यहां से? इधर ही प्रोजेक्ट होने वाला है, 80,000 करोड़ देश इन्वेस्ट करने वाला है, 50,000 नौकरी आएगा। इस पर तो कोई बात नहीं करता। ये 50,000 नौकरी आएगा, अंडमान के लोगों को मिलना चाहिए। क्या अभी तक स्किल मैपिंग हुआ कि अंडमान में किस तरह का नौकरी आने वाला है? मैंने पत्र लिखा, कौन सा ईयर में लिखा था? 10 तारीख 8वां महीना 2023 को हमने लिखा था ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और समय चीफ सेक्रेटरी को, रिगार्डिंग स्किल मैपिंग इन ऑर्डर टू एंश्योर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट फॉर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स इन GNI प्रोजेक्ट। इस पर कितना काम हुआ? इस पर काम करना चाहिए भास्कर जी, इस पर बात कीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी का क्या, सारे पार्टियों का आह्वान करता हूं, इसके लिए काम कीजिए, इसके लिए बात कीजिए। 50,000 नौकरी आ रहा है, इसमें कौन सा किस तरह का वर्कफोर्स चाहिए, उनका ट्रेनिंग यहाँ पे होना चाहिए। ITI में, पॉलिटेक्निक में, कॉलेजेस में उनका ट्रेनिंग कराइए लोगों को। 50,000 ही नौकरी आएगा, हम कोई तैयारी में नहीं रहेंगे, 2-4 हजार यहां मिलेगा, बाकी सब मेलैंड का लोग ले जाएगा। उसके लिए सोचने का टाइम अभी है, अभी से करेंगे, 5 साल में 7 साल में आपका बच्चा लोग तैयार होएगा, जो नौकरी आएगा यहाँ के बच्चों को मिलेगा। ये 50,000 नौकरी अंडमान का बच्चा लेने का ये बात भी निकल कर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट में बच्चों, यहाँ के बच्चों को ज्यादा। अरे भाई वही बात है ना, जब आप एंगेज करोगे, आप एडवर्टाइज करोगे तो यहाँ बच्चे होने चाहिए उस कैटेगरी के। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2023 से बोल रहा हूँ, लेटर में लिख के भी है, बोला। ये किसी को नहीं समझ आ रहा है। आपके पास वैकेंसी आएगा तो वैकेंसी को फिल करने के लिए स्किल्ड आदमी भी तो चाहिए ना। अगर अंडमान में वो बच्चे हैं तो अंडमान के बच्चों को लिया जाएगा। उसके लिए हम बात भी कर सकते हैं कि भाई हमारा बच्चा जब है, उपलब्ध है, अब बाहर के लोगों को मत लो इसमें, कम से कम इसमें तो करो कम से कम यहाँ के लोगों को। लेकिन आज हमारे व्यूअर्स को जाते जाते आप जरूर ये बात को बताइए कि जो डीम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हमारे दीपों में गरमाया हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना क्लैरिटी की आवश्यकता है। मैंने जो महसूस किया, सीधा सा बात है, डीम यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके बड़े पक्ष विपक्ष बन गए हैं। फिर धीरे धीरे इसमें पॉलिटिसाइज भी होने लगा। शुरुआत में पॉलिटिसाइज नहीं था, बाद में तो होता ही है, ये तो हो गई, इसको नहीं रोक सकते आप। लेकिन इसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है। मैंने केंद्र को भी लिखा है कि ये विषय में ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग कोई एडमेंट है, बस उनका कुछ प्रश्न है, भाई फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा कि नहीं, फैकल्टी कैसे होंगे, है ना, क्या अभी जितना सुविधा है जो बच्चों का, जैसे फैकल्टीज का जो तनख्वाह वगैरह है वो कैसे रहेंगे, अभी जो फैकल्टीज है उनका क्या होगा। अब बच्चों का जहां तक विषय आता है कि भाई अब तो हम सरकारी स्कूल में है, सरकारी कॉलेज में हम इतना फीस देते हैं, डीम यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो कैसे होगा। डीम यूनिवर्सिटी तो SRM भी है, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी, प्राइवेट वाला कंसेप्ट आ जाता है। लोगों का माइंड में ये है, क्लैरिटी नहीं है कि डीम यूनिवर्सिटी को भारत सरकार जो है पूरा फंडिंग करने वाला है, हाँ फीस नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ व्हाइट पेपर या सरकार की तरफ से कोई बात इन बच्चों से मिलके अगर एक सेशन हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई विषय रहेगा। और एक बड़ा विषय उनके मन में क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा। देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इसका विषय में तो सरकार बताना पड़ेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन बताना पड़ेगा, या जो हमारा जो बस लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, कुछ हद तक कंफ्यूजन है, कुछ हद तक कंफ्यूजन बनाए भी लेते हैं। ऐसे विषय को लेकर ये चीजें हैं, नैरेटिव्स। हाँ, अब देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी लोग क्या कोई का दुश्मन है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सांसद जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और बाकी प्रशासन भी चाहता है कि ये क्लैरिटी बने, क्लियर होना चाहिए, जो गलत एयर है इस जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का साथ है सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे व्यूवर्स को खासतौर से जो GNI प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया, और डीम यूनिवर्सिटी का जो क्लैरिफिकेशन है
उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला है। हम ज़रूर अपने व्यूवर्स के लिए इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को लेकर जल्द ही आएंगे। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे आमंत्रित किए, बुलाए और इतना समय मेरे साथ बिताए, धन्यवाद। इन्फोटॉक्स के चैनल की ओर से मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। और एक नए एपिसोड के साथ, एक नए लाइव डिबेट के साथ हम ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि दीपों से जुड़ी हुई ज्वलन समस्याओं पर किस तरह से हम सटीक और सीधी बातचीत आपके साथ कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।